भैरव नगर बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव में नदी नाले, झरने, पहाड़ पर्वत, सब कुछ इसी गांव में था। इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे। इसी गांव के एक कोने में धर्मवीर नाम का एक किसान रहता था। धर्मवीर के परिवार में धर्मवीर की पत्नी माया और उनकी बेटी नेहा रहती थी। धर्मवीर अपने छोटे से खेत में खूब मेहनत करके खेती करता था। धर्मवीर के पास धन दौलत नहीं थे, पर उनके पास जो था वह बहुत ही अनमोल था। वह छोटा सा खेत और उनकी पूरा परिवार उनके साथ थी। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना परोस दो, मुझे आज जल्दी खेतों पर पहुंचना है। परोस रही हूँ जी। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि खेतों पर जाते ही कोई खजाना मिल जाएगा आपको। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? दरअसल आज मुझे जमींदार जी ने बुलाया है, काम है उनका, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा, तो जमींदार जी ने बुलाया है। ऐसा क्या काम आ गया जो उन्होंने खुद तुम्हें बुलाया है? पता नहीं भाग्यवान, ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। तुम जल्दी से खाना परोस दो। माया धर्मवीर को खाना देती है। धर्मवीर अभी खाना खाकर खड़ा ही होता है, तभी माया बोलती है, सुनिए जी, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ भाग्यवान, बोलो। सेठ जी के काम खत्म करके दोपहर में जल्दी घर आ जाना। अरे ऐसा क्यों, कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल रास्ते ठीक नहीं है और तो और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है। ठीक है भाग्यवान, मैं कोशिश करूंगा कि समय पर घर आ जाऊं। माया धर्मवीर को पानी की बोतल देती है और फिर धर्मवीर घर से निकल जाता है। दिन भर खेतों पर काम करता है और जैसे ही शाम होती है धर्मवीर सेठ जी के घर पर जाता है। अरे आओ आओ धर्मवीर, तुम कैसे हो और बताओ काम काज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा उपज हो और मैं अपनी बिटिया को कोई बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा दूं। अरे धर्मवीर, बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाने में तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ये छोटा मोटा काम करके इतनी बड़ी जरूरत पूरी कर पाओगे क्या? हाँ सेठ जी, मैं तो यही चाहता हूँ और मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। धर्मवीर, तुम सच में मेहनती हो। मैं इस मेहनत और ईमानदारी को कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था। क्या बात सेठ जी? देखो, मेरी धान की बोरियां को शहर पहुंचानी है। अगर तुम अपने बैलगाड़ी से यह काम कर दो तो मैं बदले में तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। और सुनो, उसका कोई किराया या पैसा तुम्हें नहीं देना होगा, बस थोड़ा मोड़ा पैसा मुझे दे देना। सेठ जी, क्या आप सच बोल रहे हैं? धर्मवीर, मैं आज तक किसी से झूठ नहीं बोला हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कसम खाकर कहता हूँ, यह मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। सेठ जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं अपनी बैलगाड़ी में यह धन की बोरियां को जरूर शहर पहुंचाऊंगा और मैं आपके जमीन को इस बार ऐसा जोतूंगा कि फसल दोगुनी हो जाएगी। यह आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहने के बाद धर्मवीर वहां से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ जी, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? कोई खास बात है क्या? अरे भाग्यवान, सेठ जी ने अपनी 5 बीघा जमीन हमें खेती करने के लिए दी है और कहा है, इस पर जितनी मेहनत कर सकते हो करो। जितना अनाज पैदा होगा सब तुम्हारा होगा, एक भी दाना मेरे नहीं है। बस मेरी धान की बोरियां बैलगाड़ी से शहर छोड़ आना। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ओ जी, ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। हाँ भाग्यवान, अब लगता है कि हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं अपनी बेटी नेहा को कोई बढ़िया सा स्कूल में दाखिला करवा दूंगा और मैं उसे जो कुछ दूंगा उसे हमने कभी नहीं पाया। मेरा सपना अब सच होता दिख रहा है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, तुम्हें कल सुबह शहर के लिए निकलना भी है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए जलेबी लेते आना। वहाँ के जलेबी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आऊंगा। सुबह होते ही धर्मवीर सेठ के घर जाता है।
और वहां से धान की बोरी को बैलगाड़ी में लाद कर शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर यात्रा करने के बाद शहर के पास वाले गांव में सेठ विजय दास के घर पहुंच जाता है, जहां धर्मवीर को धान की सारी बोरियां देने होते हैं। घर के पास ही सेठ विजय दास खड़े होते हैं। अरे धर्मवीर, तुम यहाँ कैसे? अरे विजय, मोहनलाल ने बोला था तुम्हारे यहाँ धान की बोरी रखवानी है, वही लेकर आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे धर्मवीर, तुम हमारे यहाँ धान की बोरी रखवा दो। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। धर्मवीर, थोड़ा अंदर चलो, आपस में गपशप करते हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, देर हो जाएगी, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। यार 2 मिनट बैठोगे तो घर थोड़ी कहीं चला जाएगा। बात तो सही कह रहे हो सेठ जी, पर घर वाले राह देख रहे होंगे। चलो अगली बार थोड़ा ज्यादा बैठ लेंगे। ठीक है धर्मवीर, जल्दी घर पहुंचो। और हाँ, मोहनलाल सेठ से कहना अभी भी उनका धान संभाल कर रख रहे हैं। धर्मवीर वहां से निकलकर थोड़ी दूर चले ही थे और वह थककर एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां एक किसान आ जाता है। अरे धर्मवीर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बिरजू भाई, क्या बताऊं, सेठ जी की धान की बोरी का हिसाब लेने आया था, लेकिन घर जाते समय इतना थक गया कि यहाँ पर बैठकर आराम कर रहा हूँ। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। यह तो अच्छा हुआ कि यहाँ मैं आ गया, वरना अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे भाई, तो चलो साथ में चलते हैं, मुझे भी तो घर जाना है। कुछ दूर चलने के बाद एक जलेबी वाले की दुकान आती है। जलेबी की दुकान देखकर धर्मवीर कहता है, अरे रुको भाई, मुझे कुछ जलेबी लेनी है। मेरी बिटिया ने कही थी पिताजी कुछ जलेबी लेकर आ जाना, वहां के जलेबी उसे बहुत पसंद है। तुम यहीं रुको, मैं जलेबी लेकर आता हूँ। अरे भाई, जलेबी कैसे दिए? 2 जलेबी के 10 रुपए। अच्छा भाई, तो 5 जलेबी पैक कर देना और साथ में थोड़ा पकौड़ा भी डाल देना। धर्मवीर जलेबी और पकौड़ा लेकर आता है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, ये लो जलेबी और कुछ पकौड़ा। अरे जलेबी और पकौड़ा को छोड़िए और ये बताइए कि इतनी देर से घर आने का कोई समय है? अरे भाग्यवान, सेठ जी के घर गया था, उसके धान की बोरियां को शहर के पास वाले गांव में, और वही काम में फंसा रहा। उस गांव से आते आते थोड़ा देर हो गई। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर जल्दी से आया करो, लेकिन हर बार वही बहाने हैं आपके। अरे भाग्यवान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो रोज का मामला है, देर सवेर होती रहती है। अब तुम हर बात पर डांटना बंद करो। ठीक है, पर ये बताइए आपको पकौड़ा लाने की क्या जरूरत थी, बिना मतलब चीजें लाने की? अरे भाग्यवान, मुझे पकौड़ा लेकर आना जरूरी हो गया था। पकौड़ा और तुम्हारे खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए मुझे पूरी दुकान लानी पड़ी तो मैं लाऊंगा। बस ये नाटक बंद करो, ये मीठी मीठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बैठ भी जाओ और सब मिल बांट कर खाते हैं। सभी लोग जलेबी और पकौड़ा खाकर सो जाते हैं। धर्मवीर दिन रात एक करके खेतों पर काम करता है और काफी जल्दी काफी अच्छा अनाज उगा लेता है। यह सब देखकर उसके पड़ोसी धर्मवीर से जलने लगते हैं। ओ जी, आपने सुना धर्मवीर को सेठ मोहनलाल ने 5 बीघा जमीन दे दी है और वह पहले से ही इतना अच्छा कमाता था। अब उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई तो वह बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ, मैंने सुना। सच कहूं तो उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है। हर बार वही धर्मवीर हर किसी के किस्मत में क्यों आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अभी कुछ मत कीजिए, अभी उसकी फसल को तैयार होने दीजिए, वही सही समय होगा। जब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तभी उस धर्मवीर को सबक मिलेगा। अभी बेवजह कदम उठाने का कोई फायदा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, ये धर्मवीर तो बड़ा तेज तर्रार है। उसके साथ मुकाबला करना हमारे लिए आसान नहीं है। हमें ऐसा तरीका खोजना होगा कि उसे पता भी ना चले और हमारी जीत हो जाए।
मुझे सब पता है जी। ऐसे लोगों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ता है। जब उसकी फसल खड़ी होगी तब उसके पास दो रास्ते होंगे। यह तो वह सब कुछ संभालेगा या तो हमें रास्ता देगा। हमें सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। आप इंतजार करिए, हमें अपनी चालाकी से उसे मार देनी है। ठीक है भाग्यवान, मैं सब समझ गया। खेल तो तब शुरू होगी जब उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तब देखना धर्मवीर को कैसे हराते हैं। तब तक मैं चुप बैठूंगा। धर्मवीर पूरे मेहनत से खेत में काम करता है और पूरी जमा पूंजी और पूरा मेहनत लगा देता है। उसका यह टपकता हुआ पसीना यह गवाही दे रहा था कि उनकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। और फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। अब पूरी तरह से गर्मी का मौसम भी आ जाती है और साथ ही धर्मवीर का फसल भी पककर तैयार हो जाती है। धर्मवीर की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है और अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। इस बार का वार इतनी घातक होनी चाहिए कि वह दोबारा से उठने का हिम्मत ना कर पाए। तुम्हारी बात सही है विमला, पर यह कैसे होगा? कोई तो रास्ता बताओ। उसकी फसल सूखी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज रात जब सब सो रहे होंगे तब तुम उसकी फसल को आग लगा देना। सूखी फसल है और साथ ही गर्मी का मौसम है। जल्दी ही आग पकड़ लेगी और सुबह तक वहां सिर्फ राख बचेगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई देख ले तो मुसीबत आ जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी, अंधेरा अपना काम करेगा। और सुनो, यह हमारी आखिरी मौका है धर्मवीर को खत्म करने का। वह इस झटके को सह नहीं पाएगा और सेठ मोहनलाल को मजबूरी में उसकी जमीन लेनी पड़ेगी। यह हमारा खेल है और पहला दांव हमें ही चलनी होगी। जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। आज रात धर्मवीर की फसल जलकर राख हो जाएगी। तब उसकी औकात मैं दिखा दूंगा। अब उसका खेल खत्म। रात के घने अंधेरे में हरिया धर्मवीर के खेतों पर जाता है। और वहां जाकर आग लगा देता है। फसल पकी हुई थी और साथ ही सूखे होने के कारण आग बहुत तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। आग को देखकर हरिया बहुत खुश होता है और वहां से वापस अपने घर लौट आता है। अगली सुबह माया और धर्मवीर अपने खेत पर जाते हैं अपने फसल की कटाई के लिए। पर वहां जाते ही धर्मवीर और माया पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उनका पूरी फसल जली हुई थी। यह सब देखकर धर्मवीर की पत्नी माया कहती है, ये क्या हो गया धर्मवीर? हमारे फसल आग से जलकर राख हो गए। हमारे खेतों में तो सिर्फ आग बची है। पता नहीं किसने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। माया, यह सिर्फ फसल नहीं जली, यह हमारी सालों की मेहनत जली है। दिन रात मेहनत करके यह उम्मीद लगाई थी कि हमारे बिटिया को एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा देंगे और उसकी भविष्य को बना सके। अब हम क्या करेंगे? ओ जी, आप हिम्मत मत हारिए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी उम्मीदों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम हार नहीं मानने वालों में से हैं। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। माया, यह कोई हादसा नहीं है, किसी की सोची समझी चाल है। हमारी जमीन किसी ने छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखना, जिसने हमारी मेहनत को आग लगाई है वह यह नहीं जानता कि आग के साथ साथ हमारे दिलों में भी आग की लौ जला चुकी है। हम लड़ेंगे अपनी जमीन और अपने बिटिया की भविष्य के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। मेहनत करने वालों को कोई आग नहीं रोक सकती है। चाहे जितने भी वक्त लगे, हम फिर से खड़े हो जाएंगे और जिसने यह काम किया है उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद सेठ जी आते हैं। अरे धर्मवीर! धर्मवीर घर से बाहर आता है और साथ में उसकी पत्नी माया भी होती है। सुनो धर्मवीर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुझे मैंने अपनी 5 बीघा जमीन मेहनत करने के लिए दी थी। अब मुझे फसल के आधे पैसे दे दो। मुझे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी इस फसल में, लेकिन जब फसल तैयार हुई उसी दिन किसी ने मेरे फसल पर आग लगा दी। मेरी सारी मेहनत जलकर राख हो गई।
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ये सब बहानेबाजी है धर्मवीर। मैं तुम्हें इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह नहीं चलेगी। मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए। सेठ जी, आप जो चाहे सोच सकते हैं, पर हकीकत यही है कि आप हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने बिटिया को बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में सोच रहा था। अब उसके लिए भी कुछ नहीं बचा है। मेरा मेहनत और मेरा सपना सब कुछ बर्बाद हो गया है। धर्मवीर, तुम्हारे सपने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरे पैसे देने ही होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो सुन लो, तुम्हारी 1 बीघा जमीन अब मेरे कब्जे में होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। सेठ मोहनलाल ने धर्मवीर के खेत और जमीन दोनों ले लेते हैं और धर्मवीर अपने पत्नी और बेटी नेहा को लेकर वहां से चला जाता है। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खाने को दीजिए ना, भूख से मेरी पेट दर्द कर रही है। अरे भाग्यवान, मैं कहां से खाना लेकर आऊं? मेरी मेहनत और मेरा संघर्ष सब बेकार हो गया। अब तो बिटिया को भी भूखा सोना पड़ेगा। हे भगवान, हमारे ऊपर थोड़ी रहम कर। हमें लगता है कि हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। काम है ना खाना। यह नन्ही बच्ची कब तक भूखी रहेगी? अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं कुछ करती हूँ। मैं एक पड़ोसी के दरवाजे पर जाऊंगी और रोटी मांग कर ले आऊंगी। चाहे उनकी बातें सुननी पड़े, पर अपने बच्चों को भूखे नहीं रहने दूंगी। माया एक घर की ओर जाती है। बहन, मेरी बच्ची भूखी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे एक रोटी दे सकती हो? बस एक रोटी, जिससे उसकी पेट भर जाए। माया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। एक रोटी बची थी, वह भी मेरे बच्चे गोलू ने खा लिया। अब मैं कहां से दूं? बहन, मेरे बच्चे भूख से तड़प रही है। मैं उसकी रोने की आवाज और सहन नहीं कर पा रही हूँ। भगवान के लिए कुछ तो मेरी मदद करो। भूखे पेट बच्चा कब तक रहेगा? देखो माया, मेरी मजबूरी समझो। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारी हालत पर तरस तो आता है, लेकिन मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम किसी और से मांग लो। माया ये सब सुनकर वहां से वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान? उन्होंने भी तुम्हें रोटी देने से मना कर दिया। मुझे पता था यह गांव अब हमारी मदद नहीं करेगा। चलो हम बेलापुर चलते हैं। वहां मेरा एक दोस्त है, सेठ विजय दास। हम उसी के पास चलते हैं। वह हमारी मदद जरूर करेगा। वह तीनों बेलापुर के लिए निकल जाते हैं। अरे धर्मवीर भाई, कैसे हो? और हमारे शहर कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। विजय भाई, खुशी तो बहुत दूर की बात है। हम अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मेरी पूरी फसल जलकर राख हो गई है। सेठ मोहनलाल ने मेरे घर और जमीन छीन लिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। बस सहारा चाहिए। धर्मवीर भाई, तूने सही जगह शरण लिया है। तू मेरी चिंता छोड़ दो। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेगा। मैं दूसरा घर ले लिया हूँ। यह घर अब तुम्हारा हुआ। विजय भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी मदद मैं कैसे स्वीकार कर लूं? धर्मवीर, दोस्त का मतलब जानते हो? दोस्त वह होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। और तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया है। अब मेरी बारी है और यह घर तुम्हारा है और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। विजय भाई, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। जब सबने मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। हमारा परिवार आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुनो धर्मवीर, कल से मेरे साथ काम पर आ जाना और मेरे साथ ही काम करना। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा ताकि तुम्हारा गुजर बसर हो सके और तुम अच्छे खा पी सको। फिर अगले ही दिन से धर्मवीर विजय दास के साथ काम पर जाने लगता है। धर्मवीर कुछ ही महीनों में अच्छा खासा पैसे कमा लेता है। उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। धर्मवीर ने अपने बिटिया को एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा दिया था। अब उसकी बेटी अच्छी शिक्षा पा रही थी। एक दिन धर्मवीर अपने पत्नी माया से कहता है, माया, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। अब शहर में भाग दौड़ भरी जिंदगी से मन ऊब गया है। अपनी मिट्टी की महक और अपना गांव बहुत याद आता है। धर्मवीर, यहाँ कितना भी कमा ले, लेकिन सुकून तो अपने गांव विशनपुर में ही मिलेगा। अब हम जमींदार से हमारी पुश्तैनी जमीन भी वापस ले लेंगे और वहाँ हम एक नया घर भी बनवा लेंगे। ऐसा घर जहाँ हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। हाँ जी,
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। धर्मवीर विजय दास को कहकर अपने गांव भैरव नगर लौट आता है। वहीं दूसरी ओर हरिया धर्मवीर के खेतों में आग लगाई थी। उसकी पत्नी विमला अब मर चुकी थी। हरिया दिन भर मर मर कर जी रहा था। वह सोच रहा था कि धर्मवीर आ जाए, उससे माफी मांगकर अपने गलती का पछतावा करूंगा। जब उसे पता चला कि धर्मवीर आ चुका है तो वह तुरंत धर्मवीर के घर पहुंच जाता है। धर्मवीर भाई, मुझे माफ कर दो। मैं वह आदमी था जिसने तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। यह सब मैंने अपनी बीवी के कहने पर किया। उसका लालच मुझे अंधा कर दिया था, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो वह तुम थे हरिया, वह तुम थे जिसने हमारी खुशियां, हमारा घर, हमारा जमीन हमसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार वर्षों तक संघर्ष करता रहा। मेरी मेहनत, मेरा सपना सब राख हो गए थे। हाँ धर्मवीर भाई, मैं पापी था। मेरा बीवी के लालच और मेरी लालच ने मुझे यह सब करने पर मजबूर कर लिया, पर अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही। शायद उसकी मौत मेरी सजा था और मेरा आत्मा हर दिन इस गुनाह के लिए कोसती है। हरिया, तुम्हारी बीवी का जाना तुम्हारा ही पाप है। ऊपर वाला सब देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन अब तुम्हारे दिल में पछतावा है और तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं जानता हूँ धर्मवीर भाई, तुम्हारे जैसे इंसान को नुकसान पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि वही तुम्हें माफ करेगा। हम सबको अपने अपने कर्म करने के बाद ऊपर ही तो जाना है। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से माफी मांग लेना, वह तुम्हें जरूर माफ कर देगा।